दे रहा है, ये थे। चलिए बताइए, शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में बताइए, कौन थे शंकर दयाल शर्मा जी? हम्म। चलिए, यहाँ से शायद कुछ आपको याद आए। ये तीसरा लेक्चर है हमारा बॉयज, फिर भी अभी तक आपको याद नहीं है। चलिए, थोड़ा दिमाग को काम पे लगाइए ताकि ठंडी भी दिमाग से भी चली जाए। कौन थे शंकर दयाल शर्मा जी? आपके सामने उनका परिचय है, तो आप उसमें से देख के बोल सकते हैं कि कौन है शंकर दयाल शर्मा जी। मिस, हम्म। वो राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई थी। शंकर दयाल शर्मा जी हमारे 9वें राष्ट्रपति थे। ओके। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उनका जन्मानस? शंकर दयाल शर्मा जी का भोपाल। जन्म, हाँ, भोपाल में। भोपाल। राइट। ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी पर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उन्होंने जो ये रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, यानी उनके जीवन का हमें जो थोड़ा बहुत परिचय दिया है, उसके अनुसार लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो अपनी कर्मठता के गुण के कारण एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। किसके कारण? अपनी कर्मठता के कारण, यानी अपने कर्मों के कारण, कार्य के कारण। और वे अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे, और कर्म के प्रति आस्था एवं संपूर्ण समर्पण का भाव उनके जीवन विकास का मूल आधार है। यानी उनके जीवन का विकास अगर कहीं छिपा है तो वो इसी राज में कि अपने कर्म के प्रति संपूर्ण आस्था और संपूर्ण समर्पण। तो इस इकाई में हमारे सामने समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, इन मूल्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। राइट। फिर हमने शास्त्री जी के बारे में आगे देखा था कि उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वो कर्म से भरा हुआ है, और वे अपने हाथों की लकीरों पर नहीं, भाग्य पर नहीं, पर अपने कार्य पर भरोसा करते थे। अचानक कहीं से सफलता मिल जाए, इसी राह में बैठे रहना, ऐसा शास्त्री जी नहीं मानते थे। वे अपने कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, और उसकी पूजा, यानी अपने कार्य को वो बिना किसी फल की इच्छा के ही करते थे। राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि शास्त्री जी का जीवन दर्शन जो है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है, और इसीलिए शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी नहीं परंतु निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित होगा। राइट, यहाँ तक हमने किया था। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके। उसके बाद हमने उनके उद्देश्य के बारे में देखा था। चलिए, ये कौन बताएगा क्या थी ये बात? चलिए फटाफट बोलिए बॉयज। सुबह जल्दी उठ। अनस, कहाँ घूम रहे हो आप? कौन से पाठ की बात कर रहे हो आप, गुजराती के? હા મિસ, એ ગુજરાતીનું બોલે છે મિસ, અમને એ પાઠ સમજાવે છે ને એટલે. यही इसीलिए मुझे पता चला कि शायद कहीं और चले गए दृष्टि अनस। यार। हम्म। आपके सामने है बेटा स्लाइड,
उसमें से देख के पढ़ के भी आप नहीं बोल पा रहे तो फिर मैं क्या समझूं? दृष्टि, आस्था, उद्देश्य के प्रति आस्था, फिर उसके बाद प्राप्त उद्देश्य का। को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म ओके ओके, के एक प्रति मिनट एक संपूर्ण। मिनट, एक मिनट, एक ही बात बतानी है। ओके। हुसैन ने बताया उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, फिर आपने बताया उद्देश्य को प्राप्त प्राप्त का। करने के लिए करना कर्म का भाव, और उसके बाद तीसरा क्या था? उस कर्म के प्रति संपूर्ण मैंने समर्पण। कहा बेटा आपको एक ही बताना है, तीसरा कोई बताएगा? चलिए, ताकि मुझे पता चले कि सभी लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। जाग रहे हैं। हाँ तो बोलो ना, ध्रुव की आवाज आजकल नहीं सुनाई देती। कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये तीन बातें जो हैं वो शास्त्री जी के जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है, उनके संपूर्ण चरित्र में दिखाई पड़ती है कि उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, और उस कर्म को पूरा करने के लिए उसके प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाना। राइट? ये तीन बातें हमें उनके जीवन में दिखाई देती है, और यही बात हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जैसे आपका लक्ष्य जितने परसेंटेज प्राप्त करने का है या जो भी बनना है जीवन में, उसके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। फिर उसके लिए अभी आपका लक्ष्य होगा 10th में अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना। जो आपको बनना है उस वहां तक पहुंचने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना अभी से। तो उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अभी आपको कार्य करना पड़ेगा, पढ़ने का कार्य। तो वो आप अच्छे से करें, और फिर उस के प्रति संपूर्ण समर्पित भी हो जाए। ये नहीं कि अभी हम घर पे हैं तो हम पढ़ाई ना करें या थोड़ी करें, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर देखेंगे ना तो आपको भी अभी भी ये आपका रूटीन ही लगेगा। अब आप इसमें सेट भी हो गए होंगे। कि रोज भाई स्कूल के टाइम जैसे जाते थे वैसे स्कूल का टाइम घर पे बैठ के पढ़ना है। हम्म, पर एक फर्क हो गया, आधा दिन हो गया आपका। तो आधे दिन में आप काम कर लो, पढ़ाई कर लो 3 लेक्चर, उसके बाद पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत, होमवर्क कर लो, और फिर दोपहर के बाद पढ़ाई कर लो। हम्म? या फिर अभी पढ़ाई कर लो 10 बजे के बाद, और दोपहर के बाद होमवर्क कर दो। किसी भी तरह आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपका रूटीन ही हो। तो ये आप पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद शास्त्री जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक बार कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक या सामाजिक, तो उस क्षेत्र में कार्य करते हुए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने जिम्मेदारियों को यानी दायित्वों को पूरा करना चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए आपके कार्य और समर्पण, भक्ति और कर्म में समन्वय यानी समानता होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और उनकी सफलता का रहस्य भी इसी चिंतन में माना जाता है। फिर शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन जो है वो श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है। उसके बाद हमने देखा था कि अ, उनके ये गुण जो है सिर्फ उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं, बल्कि उनको देखने से भी हमें एहसास हो जाता है। और उनके खुद के व्यक्तित्व में और विचारों में एक समानता थी। जैसा वो बोलते थे वे वैसा ही करते थे, और जो भी करते वो हमेशा राष्ट्र के लाभ की भावना से ही करते थे। और आगे कहा गया है कि अ, उन्होंने देशवासियों के लिए इतने कार्य किए और इतने निर्मल चरित्र से किए कि देशवासी जो हैं उन पर अधिक विश्वास करते थे और
उन्हें चाहते भी थे, यानी पसंद भी करते थे। और पंडित नेहरू की जो राजनीतिक विरासत है उसे संभालने का काम आसान नहीं था, पर उसे अ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने व्यक्तित्व से साफ साफ दिखा दिया कि वे भी उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वे एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी, और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे एक सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट प्रकार रहा है, और इसी कारण शास्त्री जी को बापू यानी गांधी जी के करीब माना जाता है, क्योंकि गांधी जी भी यानी बापू जो हैं वो भी सादा जीवन जीते थे, सरल स्वभाव और विनम्र स्वभाव था उनका, और शास्त्री जी का भी ऐसा ही था। और बापू से प्रभावित होकर ही यानी गांधी जी से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी यानी शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव रहा है। उसके बाद हमने देखा था लास्ट में कि शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की उक्ति सही जान पड़ती है। कौन सी बाइबिल की उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बॉयज, आप बोलेंगे बेटा? हाँ मैम। तो बोलिए। हाँ मिस। आप लोग किस बारे में हाँ मैम बोल रहे हैं, मुझे बताएंगे आप? सिर्फ हाँ मैम बोल रहे हैं सबके सब, पर किस बारे में बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, चलिए, जब तक आज आप नहीं बताएंगे ना तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी। सारा लेक्चर हमारा ऐसे ही रिकॉर्ड होने दीजिए। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर सही जान पड़ती है? हुसैन नहीं बोलेंगे। उसके बाद कौन बोला था? मोहम्मद रेसा बोले थे। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? पहले बहुत आंसर दे रहा था, नाम बताओ बेटा अपना। अनस। अनस नहीं। अनस ने तो बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया, एक भी आज। अनस नहीं। मैम पहले हमसे आंसर अच्छी तरह दे रहे थे, कौन थे वो? मैम नदीम। नदीम हाँ था। मिस। ओके नदीम, आप भी कुछ नहीं बोलोगे, हुसैन भी ना। कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई कुछ आंसर देना चाहता है तो दे सकते हैं। आप सोच सकते हो आप हिंदी में कितने पीछे रह गए हो। आप सोच सकते हो। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कौन बोला ये आंसर? मिस रेहान। ओके रेहान, वेरी गुड रेहान। शास्त्री जी के बारे में ये बाइबिल की ये उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ओके, उसके बाद आगे देखना है। चलिए रेहान, आप पढ़ेंगे बेटा। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय की उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की
और लगा रहा है। परिणाम बस। यह ओके, थैंक यू। ओके, और कोई पढ़ना चाहता है? रेहान, नदीम, मोहम्मद उससे मिस मैं हाँ पढ़ूं? मिस, मैं पढ़ूं? अलावा। मिस मैं पढ़ूं? मोहम्मद रजा। ओके, मोहम्मद अनस। रेजा पढ़ो। परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद सन रेजा। 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। उसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुसार अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1923 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा को जो शुरुआत हो तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन बार वर्षों को दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरों जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन के लिए करनी पड़ी। ओके, थैंक यू मोहम्मद रजा। अ, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया ना, तब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अ, स्कूल छोड़ दी थी ना, पढ़ाई छोड़ दी थी ना, तब वह मात्र 17 वर्ष के थे और एक स्कूल के विद्यार्थी थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो बाद में आगे चलकर काशी विद्यापीठ से पूरी की थी, यानी पढ़ाई पूरी तो की ही थी, बाकी नहीं छोड़ी थी। तो कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई काशी विद्यापीठ से पूर्ण की थी। उनका मन जो है वो हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्य यानी लोगों के हित के जो कार्य है उनमें लगा रहता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। यहाँ से इस पैराग्राफ से जो लास्ट लाइन है वहां तक आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि 1926 में वे किस में शामिल हुए थे, यहाँ लोक सेवा मंडल में वे कब शामिल हुए थे। ठीक है, और ऐसा भी पूछा जाता है कि वे जीवन भर किसके सदस्य बने रहे, तो लोक सेवा मंडल के। तो एक प्रश्न 3 तरह से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, बाकी हम जरूर पूछेंगे इस लेसन में से इस प्रकार के प्रश्न, और प्रश्न बीच में से ही कहीं से लेसन के बीच में से ही होंगे। फिर अगर मैं आपको इसके एमसीक्यू करवाती हूँ तो वो सिर्फ आपके आधार के लिए होंगे। उनमें से शायद सारे ना भी हो या कुछ भी एक आध ही पूछा जाए ऐसा भी हो, और पाठ के बीच में से मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं जरूर पूछूंगी पाठ के बीच में से। और लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यानी गांधी जी मानते थे अछूतों का उद्धार करना, तो वे भी शास्त्री जी भी इसी कार्य में आगे बढ़े। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अछूतोद्धार यानी पहले के समय में ऊंच नीच जाति पाति के बड़े भेदभाव हुआ करते थे और कुछ लोगों को निम्न कक्षा के या निम्न जाति के समझकर उन्हें अलग रखा जाता था। अब तो
वैसे अच्छा है कि ये सब कुछ नहीं है, पर पहले ये सब कुछ हुआ करता था, तो उसे अछूतों का उद्धार करना, यानी उनका इन सब चीजों से उन्हें कैसे निकाला जाए, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, ये सब कैसे हो, तो ये अछूतोद्धार के कार्य में वे लगे थे। अब समझ में आया ना अछूतोद्धार का कार्य यानी। हाँ। हम्म। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय भी प्रारंभ हो गया। और 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में अ, आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भी भाग लिया। और परिणाम यह हुआ कि उन्हें नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब ये क्या था? 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन, ये क्या था? आपको पता है कुछ इसके बारे में? तो मुझे बता सकते हैं, वरना मैं ये समझू कि हिंदी के साथ साथ आप सामाजिक विज्ञान में भी कमजोर है। मैम क्या पूछो तो फिर से सवाल। ये आपको मैंने पढ़ा, वो दिखाई दिया ना कि 1930 में नमक तोड़ो आंदोलन वो क्या था? नदीम, हुसैन, कोई भी नहीं? आप लोग तो बोलो परिणाम बेटा। स्वरूप। हाँ, बाकी तो कोई बोलने के लिए आते ही नहीं है। सिर्फ दिखाने आते हैं कि हम ज्वाइन है। पर हम भी अब तो उन्हीं लोगों की प्रेजेंट लगाते हैं जो आंसर देते हैं। नदीम। हाँ मिस। क्या था? नमक को तो कानून तोड़ो आंदोलन, उसका दूसरा नाम क्या था? उसे आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। परिणाम स्वरूप। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। मैंने सिर्फ दांडी इतना कूच। पूछा। हाँ, वेरी गुड। क्या कहा नदीम? फिर से बताओ इन लोगों को। दांडी कूच। हाँ, 1930 में आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं, पर आप लोगों को याद तो होगा नहीं सभी को। पर ये भूल जाते हैं कि ये सारी बातें आगे कहीं ना कहीं काम आती ही है। तो 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी, उसे नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। और इसमें भाग लेने के कारण शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक ये यात्रा जो है वो निरंतर चलती रही। तो 1930 से 1942 कितने वर्ष हुए? बार। बार। 12 साल। 12 साल उनकी जेल यात्रा जो है वो चली। तो इन 12 सालों में उन्हें 7 बार जेल जाना पड़ा। कितनी बार? 7 बार। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि 12 सालों में शास्त्री जी को कितनी बार जेल जाना पड़ा? तो सात 7। बार ओके। और कम कौन से साल से कौन से साल तक वे 7 बार जेल गए? तो 1930 से 1930 से 1930 से 1942 से। 1942। ओके। तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर उनकी जेल यात्रा चलती रही। और इसी से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी कि जो वे 12 सालों में 7 बार जेल गए। और देखिए, ये आंदोलन वगैरह होते थे ना, तो सभी को जेल में नहीं डालते थे कोई। इस उस टाइम का अंग्रेजों के पास जो जेल थी वो थी काफी बड़ी बड़ी, पर इतनी भी नहीं कि इतने सारे लोगों को जेल में कई समय तक रखे। बल्कि उन लोगों को जेल में डालते थे जो बढ़ चढ़कर आगे चलकर हिस्सा लेते थे, जो इनका नेतृत्व करते थे। ऐसे लोगों को जेल में डालते थे। दूसरी जेल यात्रा जो है, पहली 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन पर, फिर दूसरी जेल यात्रा जो है वो 1932 में किसान आंदोलन
में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। और 1942 की उनकी जेल यात्रा जो थी वो 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। देखिए 12 सालों में वो 7 बार जेल गए ना। तो एक तो 1930 में, फिर दूसरा 1932 में, और इसके अलावा भी गए थे। पर मेन मेन यहाँ दी है जो मुख्य थी वो, कि एक तो नमक कानून तोड़ आंदोलन, फिर किसान आंदोलन, और फिर 1942 की। 1942 की क्यों दी? कि उसमें वे लगातार 3 साल तक गए थे जेल में। यानी बाकी के जो थे उनमें तो वो एक कुछ दिनों या कुछ समय तक जाकर वापस आ जाते, उन्हें छोड़ दिया जाता। पर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें उन्हें लगातार 3 वर्ष तक जेल जाना पड़ा था, जो इन 7 बार में सबसे लंबी जेल यात्रा थी। क्लियर इतना? हाँ। अनस ने आंसर दिया ना अनस? हाँ। हाँ ना में ही अनस आप आंसर दो। अब तो आप बिल्कुल आंसर नहीं देते हमें कोई। आप नहीं, ध्रुव नहीं, हाँ अली नवाज, ये सब के सब, दर्शन, हाँ हारिस, ये सब तो अब सिर्फ ज्वाइन होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहां दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे। 1900 यानी लोगों की सेवा, उनके प्रश्नों को हल करना, उन कार्यों में। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए, और इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1935 में वे किसके सचिव बनाए गए? कांग्रेस। कांग्रेस कमेटी के। कांग्रेस। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। और कब तक रहे थे वे इस पद पर? 1936। 1938। और वो कितने साल हुए? 3। 3 साल। हम्म। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। अब देखिए किसानों के प्रति भी उन्हें काफी लगाव था, इसलिए 1936 में किसानों की जो, इस समय के किसानों की जो परिस्थिति थी ना, उस समय और इस समय में बहुत फर्क है बेटा। तो उस समय जो किसानों की परिस्थिति थी, तो उसे सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का लाल बहादुर शास्त्री जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की, यानी उनके साथ और भी काम कर रहे थे, पर अध्यक्ष वे थे, उसके कप्तान वे थे, ऐसा कहे ना हम तो चलेगा। तो मुख्य उसके जो अध्यक्ष थे वो वे थे, और उनकी टीम, उन्होंने मिलकर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई, जो एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनती। हाँ, ये सारी रिपोर्ट वगैरह जो है ना, वो कभी कभी 15 दिन में बनती है, तो कभी कभी 20 या 25 या महीना भर भी लग जाता है। समय इतना भी पक्का नहीं होता इसमें, कि चलो 5 दिन में बनाकर दे दी, ऐसा नहीं होता। और रिपोर्ट भी कोई 2, 3 या 5 पेज की नहीं होती, वो भी 50 से लेकर 100 या 600 या 1000 पेज तक की भी हो सकती है। तो उन्होंने किसानों की जो दशा है उसका अध्ययन किया यानी जांच पड़ताल की, कहाँ कैसा है, किस प्रकार का है, उनसे बात करना, उनके जो प्रश्न है वो किस प्रकार सॉल्व नहीं होते, वो सब देखना। और फिर वो सिर्फ देखना ही नहीं, वो जो रिपोर्ट बनाए वो सबूतों के साथ होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं बना सकते वे। तो
ये सब कार्य होता है उसमें। और आखिरकार उन्होंने वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि जमींदारी उन्मूलन पर जोर दिया उन्होंने। अब जमींदारी प्रथा नाबूद करना, इसके बारे में पता है कुछ? क्या होता है जमींदारी प्रथा नाबूद करना? जमींदारी प्रथा यानी, अब देखिए पहले के समय में जो किसान थे ना, उनके पास इतने पैसे ना हो, हाँ, और अब खेतों में जब बीज रोपने हो, नया पाक लगाना हो, तो उसके लिए बीज रोपने पड़ते हैं ना, फिर खातर चाहिए, हाँ, तो ये सब चाहिए। तो इसके लिए वो सब खरीदने के लिए बाजार से उनके पास पैसे होने चाहिए ना। तो सभी के पास हमेशा पैसे हो ही ऐसा जरूरी भी नहीं ना। अब कभी कभी पाक निष्फल जाता है, जो मोल है वो ठीक से आता नहीं है। हम्म, तो उसके कारण उस समय कभी कभी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, या बहुत बारिश होती है तो भी पाक जो है उनका मोल जो है वो बिगड़ जाता है। तो उस समय उन्हें नुकसान होता है ना, तो इतने पैसे कहाँ होते हैं उनके पास कि दोबारा से बीज खरीदे। तो उन्हें क्या चाहिए? लोन चाहिए, है ना, बीज खरीदने के लिए, खातर डालने के लिए, क्या चाहिए खरीदने के लिए, ये सब खरीदना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना। तो पैसे ना हो तो उस समय बैंक वगैरह ज्यादा कुछ नहीं था। हम्म तो वे लोग क्या करते, गांव के जो जमींदार होते थे ना, उनके पास से रुपये उधार लेते थे। अब वो किसान जो है ना वो अनपढ़ वगैरह होते थे, और ये जमींदार वगैरह क्या करते थे कि उनके पास पैसे होते तो वे लिखा पढ़ी कर लेते। जैसे हम अभी बैंक में जाए और हमें लोन चाहिए, तो बैंक वाले ऐसे ही हमें लोन थोड़ी दे देंगे कि चलो भाई 10 लाख की लोन चाहिए तो ऐसे ही 10 लाख रुपये दे देंगे, हमें नहीं देंगे ना। हमसे कुछ गिरवी रखवाएंगे। हाँ, अभी हमें मकान लेना हो, घर लेना हो नया, तो होम लोन लेनी पड़ती है। तो होम लोन के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, घर के जो कागजात हैं वो अपने पास रखते हैं बैंक वाले। फिर हम जब पूरी लोन कर दे, तब वो कागजात हमें वापस दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार होता है, कुछ गिरवे रखना पड़ता है, तो जमींदार भी कुछ गिरवे रखवाते। पर किसान जो है ना वो अनपढ़ होते, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता, तो कभी कभी जमींदार क्या करते, ज्यादा ब्याज लेते रहते। किसानों को यही कहते हैं, अभी तो तुम्हारा ब्याज ही चल रहा है, ब्याज ही चल रहा है, मूल हुआ ही नहीं, मूल हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार उनसे ज्यादा पैसे लेते रहते। कभी कभी तो जब कोई किसान बेचारा दे देकर थक जाए रुपये, फिर ना दे पाए, तो उनकी जमीन तक ले लेते थे। तो ऐसा सब कुछ होता था। अब तो क्या होता है, अब बैंक के पास हम लोन लेने जाए ना, तो बैंक हमें सारी बातें क्लियर समझाती है कि देखिए आप इतने पैसे ले रहे हैं तो इतना पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, इतने वर्षों तक देना पड़ेगा, सारी बातें क्लियर कट हमें बताती हैं और कागज में लिख कर भी देती है ना। तब जाकर हमें सब कुछ क्लियर होता है, पर ऐसा पहले नहीं था। तो उसे जमींदारी प्रथा कहते थे। फिर वे जमींदार जो है वो लोगों के खेत तक ले लेते, घर खेत सब कुछ ले लेते, या तो उनसे बहुत सारे पैसे भी ऐंठते रहते। तो उस पर जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, उसे जमींदारी प्रथा को नाबूद करना, उन्मूलन, उन्मूलन जो शब्द है ना यहाँ, यानी जमींदारी प्रथा नाबूद करना, तो उस पर उन्होंने जोर दिया था। अब समझ में आया जमींदारी प्रथा यानी क्या? हाँ मिस। हम्म, ओके। तो हाँ। जमींदारी प्रथा नाबूदी पर उन्होंने जोर दिया था। चलिए, अभी यहाँ तक रखना है, क्योंकि मुझे आज आपसे कुछ बात भी करनी है और आपकी प्रेजेंट एब्सेंट भी मुझे लेनी है, इसलिए 19 लोग हैं, और कुछ लोग तो लेफ्ट भी हो गए हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ लेफ्ट भी हो गए हैं। वेरी गुड।
चलिए, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप लोग मुझे आंसर क्यों नहीं देते हैं? ना हसन हुसैन देते हैं। म्यूट रखो माइक। हसन हुसैन भी आंसर नहीं देते हैं। हम्म। अब बहुत बोलो ना तो बनस हाँ या ना में आंसर देता है। बुखारी माइक म्यूट रखो। बुखारी समझ में आ रहा है बेटा, माइक म्यूट रखो। ना ही अली नवाज, ना ही ध्रुव। आनस जो है वो हाँ ना में आंसर देते रहते हैं और फिर कहते हैं मैंने आंसर दिए। तो इस प्रकार वो अपने आंसर गिनवा लेते हैं। हम्म। आंसर देंगे आप लोग मुझे कि क्या प्रॉब्लम है? आप ज्वाइन ही ना होइए। मैं तो कहती हूँ अगर आप लोगों को बोलना ही नहीं है तो हिंदी का लेक्चर अटेंड मत कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगता तो। मिस बोलिए। मिस मैं तो आंसर देता हूँ। मैंने नाम लिए ना बेटा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अली नवाज। मिस अगले पीडीआर में देंगे आंसर। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अभी ना देने की वजह क्या है ये बताइए बेटा। अब आपके जो लेसन है ना वो इतने भी आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। इतने भी आसान लेसन नहीं है। अब आप 8 के, मैंने 7th में भी समझाया था आपको कि दूसरा सत्र जो होता है वो पहले सत्र से थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं आपके लेसन जो है वो इतने आसान भी नहीं है। फिर अगर आपको आंसर साथ में